नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी आश्रिता लेकर उपस्थित हुई हूँ। आश्रिता या आश्रय का अर्थ है किसी के संसर्ग में रहना। या तो हम जीविकोपार्जन द्वारा रहते हैं, यानी कि किसी के यहाँ नौकरी करते हैं या किसी के यहाँ पर किसी तरह का कोई सहारा लेते हैं। उस तरह से हम आश्रिता का जीवन एक तरह से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर हमारा जो पालन-पोषण है, उसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कहानी में लेखिका उषा प्रियवदा ने नारी मन की एक तरह से पीड़ा को बताया गया है, वो भी एक बच्चे के रूप में। हम देखते हैं कि किस तरह से जब माँ-बाप किसी भी कारणवश या अकस्मात मृत्यु होने के कारण उन बच्चों का कोई भी देख-रेख नहीं कर पाता और कारणवश या मजबूरीवश हम देखते हैं कि परिवार या सगे-संबंधियों के आश्रय में रहकर वह अपना जीवन यापन करते हैं, तो कितना दुखदाई होता है। क्योंकि अपने बच्चे और दूसरे के बच्चे में, चाहे वह रिश्तेदार अपना ही क्यों ना हो, पर दूसरे के बच्चे को पालने के लिए बहुत एक तरह से दिल चाहिए होता है, या हम कहें कि उसके प्रति लाड प्यार उमड़ना भी एक बहुत बड़ी कवायद है, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए तो हर प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, पर भाई बहन के बच्चे अगर होते हैं तो उनके प्रति हमारा वो भाव उमड़ कर नहीं आता हुआ दिखाई देता। तो लेखिका ने बच्ची के या बच्चे के हम देखते हैं कि करुण वेदना का यहाँ पर चित्रण किया है कि किस तरह से अगर किसी कारणवश माँ-बाप नहीं रहते हैं तो चाचा-चाची या बुआ या हम देखते हैं मौसी भी कई बार एक तरह से अपने बच्चे की तरह प्यार करते हुए नहीं दिखाई देती। तो इसी अ, अभाव को लेखिका ने अनेक रूपों में बताने का प्रयास किया है। कुछ यहाँ पर मैंने इसकी समीक्षा करते हुए कुछ तत्व यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए हैं कि कुछ समस्या मैंने यहाँ पर बता दी है, जो कहानी के अंतर्गत पूरी तरह से हम देखते हैं बच्ची मधु के जीवन पर आधारित है और वह किस तरह से चाचा-चाची के संसर्ग में या बुआ के संसर्ग में जब रहती है तो किस तरह से अत्याचार या शोषण सहती हुई दिखाई देती है। और हम ये देखते हैं कि खुद एक महिला होकर जब महिला पर यानी कि बच्ची भी एक तरह से महिला का रूप ले लेती है आगे जाकर, तो किस तरह से महिला के ऊपर शोषण किया जाता है। बच्चे को भी उसका एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि रिश्तों में भी अनेक प्रकार की खटास या हम कहें कि एक तरफ़ा रूप आता चला जा रहा है, जो कि काफ़ी पीड़ादायक दिखाई देता है। लेखिका उषा प्रियवदा ने नायिका मधु की करुण वेदना को यहाँ पर चित्रित किया है कि किस प्रकार से मधु के माता-पिता एक आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिनकी वह इकलौती संतान होती है। चाचा-चाची ने मृत्यु के पश्चात उसे अपने साथ रख तो लिया, पर उसका एक तरह से ख़्याल वह नहीं रखते हुए दिखाई दे रहे थे। अनेक प्रकार की बाधाएँ खुद उसके जीवन में एक तरह से उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई भी सगे-संबंधी मधु को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था। मधु की ज़िम्मेवारी से सभी जो सगे-संबंधी थे, वह इधर-उधर भागते हुए दिखाई दिए, यानी कि पीछे हटते हुए दिखाई दिए। चाचा का स्वभाव शांत, निर्मल था, लेकिन चाची का व्यवहार चाकू की तरह तेज तर्रार वाला दिखाई देता था। बच्ची को कुछ दिन तो ठीक-ठाक से रखा, फिर वही रात-दिन की पीड़ा देने के लिए वह एक तरह से कवायद करती हुई दिखाई देती है, जिससे कि बच्चे का जीवन और तहस-नहस होने की कगार पर पहुँचता हुआ दिखाई देता है। जबकि चाची के अपनी 2 बेटियाँ व 1 भतीजा वहाँ पर रहता था, मंजू, नीरा और शेखर। शेखर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बुआ और फूफा के यहाँ आया हुआ था। चाची 24 घंटे मधु पर बेबात चिल्लाती या उसे डाँट-डपट करती हुई दिखाई देती थी। शेखर को यह बुआ का जो रवैया है, अच्छा नहीं लगता था, पर वह बुआ के आगे कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि वह वहाँ पर पढ़ने के लिए आया हुआ था और बुआ को इस तरह से करते हुए देखकर वह अपनी आँख मूंद लेता हुआ दिखाई देता था। बुआ का जो क्रोध है, वह कहर बनकर एक तरह से मधु पर बरसता हुआ दिखाई देता था। सुबह के
उठने के बाद वह एकदम उसे काम में जुटा देती थी, 1 मिनट का भी उसे राहत नहीं देती हुई दिखाई देती थी। अबोध बच्ची किसी भी कारणवश अपना कोई भी काम रह जाता या प्याला टूट जाता, तब वह बहुत बुरी तरह से मधु को फटकारते हुए दिखाई देती थी, उस पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती थी। कुछ संवादों के द्वारा ये बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ, 1-2 संवाद मैंने यहाँ पर लिए हैं। ऐसी निकम्मी लड़की है, जरा भी तमीज नहीं है, दुनिया में ठोकरे खाती फिरती, मुझे तरस आ गया, बाप तो 2 धेले भी छोड़कर नहीं मरा, हमारे घर का सत्यानाश करने पर तुली हुई है। एक मंजू भी तो है, कभी एक कांच का गिलास तक नहीं टूटा, अच्छा खासा सेट बिगाड़ कर रख दिया। अगर नौकर होता तो पैसे भी काट लेती, इसे तो खिलाओ पिलाओ और नुकसान भी सहो। मधु की चाची लगातार उस पर ये अत्याचार करती हुई दिखाई देती। अबोध बच्ची सहम कर एक तरह से अपने आप में ही सिमटती हुई दिखाई देती थी। माता पिता दोनों के चले जाने से दुख का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। चाची मधु को बहुत परेशान करती, अकारण ही सताती हुई दिखाई देती। चाचा जब किसी भी कारणवश घर से बाहर जाते तो वह पत्नी को एक तरह से बताते या समझाते हुए चलते, पर पत्नी का जो स्वभाव था वह उनको भी पता था, वह भी उसके आदी हो चुके थे, वह भी सर झुकाकर कुछ कहे बिना ही बाहर चले जाते। मधु की दुखद व्यथा को देखकर शेखर छटपटाता हुआ दिखाई देता था। वह रात दिन मधु को रोते बिलखते देखकर उसे भी मन में अनेक प्रकार के क्रोध आते, पर वह बुआ के आगे कुछ नहीं बोल पाता था, जिसके कारण वह अनेक प्रकार से शोषण सहती रही। पर शेखर के मन में उसके लिए एक तरह से प्रेम भाव जाग उठा था, पर वह प्रेम भाव कभी भी वह मधु को नहीं बता पाया। पर बुआ कहीं ना कहीं शेखर के मन की जो एक तरह से मन में जो उद्वेलित भाव था वह उसने पढ़ लिया और अपनी बहन को उसने एक तरह से बता दिया, यानी कि भाभी को एक तरह से बता दिया, जिसके कारण अनेक प्रकार से पहाड़ शेखर पर आन पड़ा। लेखिका उषम प्रियदर्शी ने नायिका के प्रति सहानुभूति को व्यक्त करते हुए है, जीवन में माता पिता का जो स्थान होता है वह कोई नहीं ले सकता, ना कोई सगा संबंधी, ना ही रिश्तेदार, ना ही अन्य लोग, क्योंकि माँ बाप जितना बच्चे को लाड प्यार मनोहार से पालते पोसते हैं या उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, या बच्चों के लिए जो माँ होती है वह एक तरह ईश्वर रूपी होती है, वह कोई भी नहीं बन पाता, चाहे वह जितना भी सगा क्यों ना हो। इस रूप में हम देखते हैं कि मधु ने अनेक प्रकार से अपनी ही चाची के यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रहार सहे, पर प्रहार में कहीं ना कहीं उसे अपने माता पिता की भूले बिसरे याद आती, तो वह एक तरह से रोती बिलखती हुई दिखाई देती। शेखर उसे दिलासा सहानुभूति देता, पर वह अपने मन की बात उससे नहीं कह पाता, क्योंकि आसपास बुआ मंडराती हुई दिखाई देती थी। मधु देखने में सुंदर नहीं थी, पर सांवले सलोने मुख पर शांत वेदना से घायल 2 आंखें, चाहे वह कुछ भी कह लो, डांट लो, फटकार लो, बोल लो, वह चुपचाप सुनती हुई दिखाई दी, जिसका प्रभाव शेखर पर यदा कदा रूप से पड़ते हुए दिखाई दिया। शेखर की जब भावना को बुआ भाप गई, तो वह कहीं ना कहीं अपनी भाभी को जब उसने बताया, तो भाभी ने आ देखा ना ताव देखा और मधु की शादी एक तलाकशुदा आदमी से एक तरह से तय करती हुई दिखाई दी। शेखर ने बहुत रोका टोका, पर उसने एक भी बुआ ने एक भी बात नहीं मानी और वह मधु की शादी एक तरह से उसने तय कर दी। बुआ तुरंत ही शेखर को समझाते हुए बोली, कौन मधु से शादी करेगा, ना माँ है ना बाप है ना शक्ल है ना सूरत है, तो उसमें बुराई क्या है, गोविंद में 200 रुपए का नौकर है, अच्छा खासा तंदुरुस्त है,
चाची ने शेखर के जाते ही मधु का विवाह जोर जबरदस्ती से कर दिया। माता पिता के साथ जो संबंध चाचा चाची के थे, उन संबंधों में उनके ना रहने पर कितना परिवर्तन आ गया। बेटी को बोझ के रूप में समझने लगे। रिश्तों में खटास एवं तनाव आने के कारण संबंधों में एक तरह से रिक्तता आने लगती है। हम देखते हैं कि जितनी भी कहानियां इन लेखिकाओं के माध्यम से मैंने चित्रित करने का प्रयास किया है और ये बताने का भी प्रयास किया है कि किस तरह से माता-पिता की जो भूमिका है या माता-पिता का जो जीवन में स्थान है, वह कोई नहीं ले सकता। माता-पिता अगर डाँटते हैं, तो पुचकारते भी हैं, यानी कि लाड-प्यार भी करते हैं, जिद भी एक तरह से पूरी करते हुए दिखाई देते हैं, किसी तरह की तंगी भी नहीं एक तरह से बच्चों के लिए सहन करते हैं। पर अगर माँ-बाप नहीं होते हैं, तो माँ-बाप का एक तरह से महत्व पता चलते हुए दिखाई देता है और माँ-बाप के प्यार का जो रूप है, वह कहीं नहीं देखने को मिलता। तो लेखिका ने अनेक मार्मिक यहाँ पर संवाद प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण ये बताने का प्रयास किया है कि बच्चा माँ के प्रति कितना एक तरह से तड़पता हुआ दिखाई देता है और सगे संबंधी, चाहे वह दूर से तो प्यार करते हैं, पर जब उन्हें अपने साथ रखना होता है, तब उनका पता चलते हुए दिखाई देता है कि किस तरह से माता-पिता तो ईश्वरीय रूप के रूप में ही आके जाते हैं। तो लेखिका ने संवेदनशील, हमदर्दी, सहानुभूति अनेक प्रकार के संवेदना का यहाँ पर रूप प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।